नमस्कार, एजे शो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ और दिल्ली की जनता ने एक अच्छे लीडरशिप को चुना, एक अच्छी पार्टी को चुना, भारतीय जनता पार्टी को चुना। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कहानी चल क्या रहा था दिल्ली में। ऐसा क्या हो गया कि जो अपने आप को दिल्ली को कहते थे कि दिल्ली हमारी बपौती है, बपौती इन द सेंस उन्होंने अपने सचिवालय में भरी सभा में ये बात बोला कि दिल्ली के मालिक हम हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली का मालिक धरा का धरा रह गया। दरअसल सद्दाम हुसैन से लेकर आप किसी भी बड़े डिक्टेटर की बात कर लीजिए, उसका अंत या पतन कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन ये अपने आप को किसी दूसरे परिवेश में कभी महात्मा गांधी के साथ इनके नेता तुलना करने लग जाते हैं, कभी नेल्सन मंडेला के साथ तुलना कर लेने जाते हैं। लेकिन तुलना करने में और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है, ये दिल्ली की जनता ने डिसाइड कर लिया और समझ लिया। दिल्ली की जनता ने मुफ्तखोरी के खिलाफ अपना मतदान किया और मुफ्त की चीजों का बहिष्कार किया। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली की कुछ ऐसी आबादी भी है जो मुफ्त की चीजों को ज्यादा पसंद करती थी और उनको इस चीज का एहसास हो गया कि जिनको मुफ्त पानी मिलता था उनको 24 घंटे में कितने समय तक उनके जल नलों से साफ पानी आ रहा है, जहर पर दे दिया जा रहा था। जिस वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू यमुना का पानी दिल्ली की जनता को पिलाया जा रहा था, क्या वो उस यमुना के पानी को पीने के बाद आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकते थे? दरअसल सच्चाई ये है कि दिल्ली का पानी सबसे ज्यादा, दिल्ली का हवा सबसे ज्यादा प्रदूषण के घेरे में आ चुका है। इस समय अब नई सरकार बनने जा रही है, उसमें क्या तब्दीलियां आती हैं उससे पहले जान लेते हैं इनके काले चिट्ठे के बारे में। यह सब जानना भी जरूरी है कि दिल्ली की जनता का इतना जल्दी दिमाग क्यों बदला कि उसे आम आदमी पार्टी जो मुफ्त की राजनीति करती थी उसे छोड़कर बीजेपी की तरफ आनी पड़ी। बीजेपी दिल्ली प्रदेश में लगातार अपनी बातों को जनता के बीच रख रही थी और उसने किसी भी प्रकार से ऐसे कोई झूठे वादे नहीं किए या इस प्रकार से कोई मुफ्त के वादे नहीं किए जिससे जनता को प्रलोभान्वित किया जा सके या लालच दिया जा सके। जनता इस बात को समझती है कि आज के समय में मुफ्त कहीं पर कुछ नहीं है। अब मनीष सिसोदिया को कितना बढ़िया उदाहरण दिया गया कि मनीष सिसोदिया शिक्षा के जनक हैं, उन्होंने रेवोल्यूशन ला दिया दिल्ली में। दिल्ली के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो सरकारी विद्यालय की तुलना करने लग गए सिंगापुर, अमेरिका जैसे विद्यालयों में। क्या वास्तविकता है ऐसी? क्या इसमें सच्चाई है? अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। Not a single school built by the आम आदमी पार्टी और द केजरीवाल गवर्नेंस। एक विद्यालय नहीं बनाया गया। जो विद्यालय पहले से बने हुए थे उन्हीं विद्यालयों का लेपा पोती पेंटिंग करके चमका के 2-4 लोग को बुला के दिखाया गया कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल देखिए कितना बेहतर है। पर सच्चाई इसके काफी परे है। दिल्ली में पढ़ने वाला विद्यार्थी जब 9वीं कक्षा में पढ़ता है, जब उसको 10वीं कक्षा में जाना होता है तो विद्यालय के अध्यापक उसे रोक देते हैं कि अभी आपके नंबर अच्छे नहीं हैं, आप अभी आगे मत जाइए 10वीं में। कारण क्या है कि दिल्ली को अपनी रैंकिंग अच्छी दिखानी है। उस चक्कर में आपने अगर 9वीं कक्षा में बच्चे को अच्छी शिक्षा दी होती तो 10वीं कक्षा में बच्चे को ट्रांसफर करने से पहले आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। लेकिन क्यों सोचना पड़ रहा है? क्योंकि अगर वो 9वीं कक्षा से जिस बच्चे को आप एक तरह से कर लीजिए कि ट्रांसफर करेंगे या पास करके अगले कक्षा में जाएगा, जब आप उसके अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे तो आप अपने डेटा दिखा नहीं पाओगे। आप अच्छे बच्चों को, यानी कहने का मतलब हो गया कि जो टॉपर्स हैं आप उनको पिकअप कर रहे हैं, 9 से 10th में ले जा रहे हैं, और जो लूजर्स हैं या बैक बेंचर्स हैं उनको आप छोड़ दे रहे हैं उनकी हालत पे। लेकिन हकीकत क्या है कि सबसे ज्यादा वर्क करने की जरूरत उन बैक बेंचरों पे होती है, उन कमजोर विद्यार्थियों पे होती है जो शिक्षा में या किसी तरीके से पारिवारिक या शैक्षिक या मेंटली किसी भी स्थिति के कारण वो शिक्षा में कमजोर हो सकते हैं। हम सब विद्यार्थी वर्ग से होकर निकले हैं। हमारे साथ में भी कभी ऐसा होता था कि क्लास का मॉनिटर टॉप पे बैठता था और बैक बेंचर पीछे बैठते थे। तो हमारे शिक्षक ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि बैक बेंचरों पे ध्यान नहीं दिया, सबसे ज्यादा वो बैक बेंचरों पे ध्यान देते थे, क्योंकि उनको पता था कि भाई आगे वाला तो पढ़ ही रहा है, ज्यादा जरूरत है वर्क करने की जरूरत है इन बैक बेंचरों पे जो पीछे बैठ के शरारत करते हैं। तो ये थी इनकी काली सच्चाई शिक्षा नीति का। शिक्षा नीति में इन्होंने पेंटिंग किया, नई फर्नीचर्स मंगवा लिए, स्विमिंग पूल बनवा दिए। हम मानते हैं कि आवश्यक है मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल देने के लिए, लेकिन जो सबसे मुख्य बात थी शिक्षा, आप उससे तो पीछे हट गए। ये तो बात होगी इनके एक खोखले शिक्षा मॉडल की। दूसरी बात शुरू होती है पार्टी के जननायक या जन लीडर या दिल्ली के मालिक, कुछ भी कह लीजिए,
अरविंद केजरीवाल के बारे में। इनकी उत्पत्ति ही कह सकते हैं, क्योंकि एक एंटीक है, अपने आप में विशेष है। इनकी उत्पत्ति हुई अन्ना हजारे आंदोलन से। अन्ना हजारे आंदोलन का लक्ष्य क्या था? अन्ना हजारे का आंदोलन का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था कि वह भारत में लोकपाल बिल लाना चाहते थे। उसके साथ ये मिले। उन्होंने अन्ना हजारे को अपना गुरु माना, यानी कि अरविंद केजरीवाल, और उनका सहारा लेकर सबसे पहले इन्होंने कसम खाया कि मैं कभी भी राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आऊंगा, मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा चुनाव से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जनता क्या है कि जनता चीजें कभी कभी भूल जाती हैं। कुछ महीनों बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा, अपनी पार्टी की स्थापना की और दिल्ली में राजनीति में आ गए। लोगों का एक विश्वास बना रहा, इन्होंने प्रदर्शन किया दिल्ली की अच्छी उपलब्धियों के लिए, दिल्ली में अच्छा काम करने के लिए। उस समय लोग शीला दीक्षित के कार्यकाल से और कांग्रेस के करप्शन से, जो उस समय कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, उससे भी लोग काफ़ी प्रभावित थे और लोगों को परिवर्तन चाहिए था। तो इनको एक मौका मिला कि यहाँ पर एक लूप होल है और घुसने के लिए सही है, और एक ईमानदारी की कसम खाते हुए दिल्ली की मुख्यधारा की राजनीति में आ गए। आते ही इनको दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार दिया, मुख्यधारा की राजनीति में पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाया। बड़े बुजुर्गों ने एक बात बहुत सच कहा है कि कोई अशिक्षित आदमी या गरीब आदमी होगा, वो अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसे कानून का डर है और उसे उस लूप होल के बारे में जानकारी भी नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। उन्होंने नीतियां इस तरीके से बनाई ताकि उनका हाथ या उनका नाम कहीं ना आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने कोई भी मंत्रालय अपने हाथ में नहीं लिया। इन्होंने सारे मंत्रालय अपने शागिर्दों के नाम किया, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, चाहे उनके सत्येंद्र जैन हों, या उनके चाहे अन्य लीडर्स हों, सबके नाम पे उन्होंने कर दिया। फिर केजरीवाल एक शराब नीति लेकर आए। शराब नीति का लक्ष्य यह था कि घर घर तक शराब पहुंचाना, होम डिलीवरी कराना। इन्होंने लास वेगस बनाने का सोचा कि दिल्ली को क्यों ना लास वेगस बनाया जाए, इससे एक इकोनॉमी जनरेट किया जाए, और ये प्रक्रिया इन्होंने दिल्ली में शुरू किया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे उन्हें ही आबकारी मंत्री बनाया गया। यानी कि जो शिक्षक है वो पहले पढ़ाएगा दोपहर के समय और शाम को वही शराब बेचेगा। अब सोचे कितना बढ़िया सामंजस्य बनाया। जब इनका घोटाला जनता के सामने आया तो सबसे पहले आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया जेल गए, क्योंकि किसी भी दस्तावेज पे इनके साइन नहीं था। ये पहले से जानते थे कि आज नहीं कल ये चीज आएगा सामने। उसके बाद में सत्येंद्र जैन गए, इनके जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो खुद जेल में गए। आखिरी में ये स्वयं जेल में गए, पधारे जेल में। जेल में जाने के बाद में भारत में पहली बार इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने आप को भारत का मुख्यमंत्री बोलता है। नॉर्मली ज्यादातर क्या होता है कि मुख्यमंत्री हर राज्य का होता है, लेकिन ये भारत के मुख्यमंत्री हैं स्वयंभू। इन्होंने ये फैसला किया कि क्यों ना एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाए। मैं एक प्रखंड, समझ लीजिए, ईमानदार हूं और मैं तिहाड़ जेल से दिल्ली सरकार चलाऊंगा। इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क करने के बाद में आखिर में ये वापस आने के बाद में इन्होंने अंतरिम सरकार का गठन करके इन्होंने आतिशी को दिल्ली का एक रिमोट मुख्यमंत्री बनाया और कसम खाया कि जब तक मैं जनता के नजरों में साफ सुथरा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं बन जाऊंगा, जैसा मैं पहले था, जैसा मैं कहता था, तब तक मैं मुख्यमंत्री पद का समत नहीं लूंगा। लेकिन इसके पीछे टेक्निकल रीजन थी। टेक्निकल रीजन क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि आप जेल से बाहर हो बेल पर, आप कर सकते हो, लेकिन आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, कोई ऑफिस के फाइल पर साइन नहीं कर सकते, कोई भी डिसीजन पास नहीं कर सकते। तो ये आदमी इनकम टैक्स ऑफिसर था, चालाक तो था। इसने सोचा कि अब तो जब मेरे हाथ में कुछ है नहीं तो एक पासा क्यों ना खेलता हूं। लोग तो सेंटिमेंटल हैं ही। जब मैंने पहले ही कसम खाया था कि राजनीति में नहीं आऊंगा और आने के बाद में मैंने इतना सब कुछ कर डाला, शीश महल बना डाला, गाड़ियां, सिक्योरिटियां सब कुछ ले डाली, तब जनता की आंखों में पट्टी लगी थी, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अत्य हर चीज की बुरा होता है, और यही अत्य अरविंद केजरीवाल पे भारी हुआ जब 8 फरवरी को दिल्ली के जनता ने ऐसा जवाब दिया जो इनको हमेशा याद रहेगा। यह हुआ जनता का योगदान दिल्ली को बचाने में। अब अगला जो योगदान शुरू होगा वो आने वाली सरकार का, जब वो जांच कराएगी तो यहां तक विश्वास है कि कॉमनवेल्थ से बड़ा घोटाला कोई और निकलकर सामने आएगा। जितने बड़े कर्मकांड इस इनकम टैक्स ऑफिसर ने, इस स्वयंभू मुख्यमंत्री ने किए हैं, तो समय है
देखने का, समझने का कि आने वाली सरकार क्या कदम उठाती है इस तरह से करप्ट मुख्यमंत्रियों और राजनेताओं के खिलाफ। जैसे ये कन्फर्म हुआ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जाती है, सरकार की तरफ से एक आदेश आता है। आदेश क्या आता है कि सचिवालय में किसी भी तरह से डिजिटल या फिजिकल या कोई भी दस्तावेज या फाइल सचिवालय से बाहर नहीं जाएगा। या कोई भी अधिकारी, कभी कभी क्या होता था कि जो बड़े स्तर के अधिकारी होते थे, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होते थे, कभी कभी अपने साथ, जबकि ये लीगली पॉसिबल नहीं है, जो लोग सेक्रेटरीट या मिनिस्ट्री में काम करते हैं उनको भी अपनी डायरी करानी पड़ती, कुछ भी लेके जाने के लिए, कोई कुछ कॉन्फिडेंशियल हुआ, या कभी कभी कुछ लोग के काम ऐसे होते हैं जिनको दस्तावेज लेकर जाने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही यह कंफर्म हुआ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आने जा रहा है, यह आदेश आ गया कि सचिवालय से एक भी दस्तावेज बाहर नहीं जाएगा। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। यानी कहीं ना कहीं सरकार को पता है कि आपने अपने मंत्रालयों में बहुत बड़ा गड़बड़ झाला कर रखा है। अब आने वाले समय में जितना जांच होगी उतनी चीजें बाहर निकल के आएगी। और अभी चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, ये लोग किसी भी तरीके से दोष मुक्त नहीं है, जमानत पे बाहर हैं और इनकी ट्रायल होगी, पेशी इनकी चली रही है। जो भी होगा वो तो न्यायालय दिखाएगा। लेकिन ये लोग इतनी बुरी तरीके से हारे क्यों? नई दिल्ली में जिस विधानसभा से अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हारे हैं, प्रवेश वर्मा जो साहेब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र हैं और उनके पिताजी ने एक अच्छी होल्ड रखी है दिल्ली में, उन्होंने मुख्यमंत्री भी रहे हैं और दिल्ली को सुचारू रूप से चलाया भी है। और प्रवेश वर्मा को चूंकि नियमानुसार या फिर पार्टी की अपनी विशेष अधिकार के अनुसार जो भी समझ लीजिए कि उनको लोकसभा का टिकट देना चाहिए था। यानी 7 लोकसभा सीट जो दिल्ली में है उसमें से कोई ना कोई एक सीट देना चाहिए था। जबकि आप देखिए खेल क्या हुआ है कि सबकी सीटें बदल दी गई सिवाय मनोज तिवारी की। मनोज तिवारी को रिपीट किया गया, बाकी सबकी सीटें बदल दी गई। प्रवेश वर्मा ने फिर भी शांति से बैठे रहे, संगठन में उनके आदेशों का पालन किया और पार्टी ने उनके लिए एक अच्छा सोचा था। अब ये तो इनका मंत्रिमंडल या भारतीय जनता पार्टी के ये आंतरिक मामला है, वो डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है। क्योंकि कुछ ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं, जैसे आप हिमाचल का समझ लीजिए, जयराम ठाकुर जी को कौन जानता था? इनको पहले संघ के कार्यकर्ता थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। महाराष्ट्र में एक ऐसे व्यक्ति को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया उस समय। तो अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक संरचनात्मक तरीके से काम करने वाली एक पार्टी है और ये जो आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी उभरी थी, जनता को एक होप हुआ था कि भाई एक आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। लेकिन जिसने आंदोलन शुरू किया, अन्ना हजारे जी, उन्हीं के गर्दन पे पैर रखकर ये आगे बढ़े। इन्होंने ऐसा कहा जाता है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। ये सच है। कुमार विश्वास के साथ इन्हें प्रतिघात किया, इन्होंने अन्ना हजारे जी के साथ धोखा किया, इनके साथ रहने वाले जितने भी इनके करीबी थे उनके सबके साथ इन्होंने विश्वासघात किया। ये तो पुरुषों की बात है, इन्होंने स्वाति मालीवाल तक को नहीं छोड़ा, इनके राज्यसभा सांसद बनाया, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई, अपने घर पर बुलाकर, अपने आवास पर बुलाकर उस महिला को पिटवाया। ये जो व्यक्ति महिलाओं पे अपने आवास पे बुलाकर हाथ उठाता हो, आप मान सकते हैं कि क्या उससे हम न्याय की उपेक्षा कर सकते हैं या उससे हम किसी प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं? यह व्यक्ति, जबकि उन्हीं के पार्टी के लोग बोलते हैं, स्वाति मालीवाल ने भी इस चीज का विश्लेषण किया कि सबसे ज्यादा अहंकारी हैं, घमंडी हैं। एक आर पब्लिक के शो में इन्होंने एक बात बोला, तो फिर वहां पर एक एंकर था, उसने बोला कि अगर इनको शुक्र है, अच्छी बात है, गाड़ी नहीं चलाते वरना रोड रेज कर लेते, किसी को उठा के राउंड मार देते या खुद पिट के आ जाते। ठीक है, जो राजनीति वाला व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा शालीन और गंभीर होता है, जो इनके अंदर गंभीरता नहीं है। और इनके मुख्यमंत्री देखिए, इनकी मुख्यमंत्री, इनको जो प्रोटोटाइप मुख्यमंत्री बना के अरविंद केजरीवाल ने बिठाया है, ये आपको जब ये बोलती हैं, कैसे बोलती हैं, इस तरीके से एक गंभीरता इनके अंदर झलकती है। क्या आपको लगता है कि ये एक मुख्यमंत्री प्रोडक्ट हैं? एक मुख्यमंत्री प्रोडक्ट अगर आपको देखना है तो आप मुख्यमंत्री प्रोडक्ट आसाम के मुख्यमंत्री को देखिए, समझ जाएंगे कितनी गंभीरता उनके अंदर। आप सैनी साहब को देखिए, हरियाणा में कितनी गंभीरता है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को दीजिए, कितनी गंभीरता है।
ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं, हंसते गाते हैं करते करते। ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है, कार्यशैली नहीं है। एक मुख्यमंत्री को गंभीर होना चाहिए, शालीन होना चाहिए। ये छोटे एनजीओ से निकले हुए चंदाखोर लोग, ये एनजीओ से निकल के चंदाखोरी करके ये जब राजनीति में पॉलिटिक्स में आते हैं तब ये ऐसा ही हाल करते हैं। लेकिन जनता बहुत ज़्यादा समझदार है और इस बात को दोबारा साबित किया है कि जनता ही सर्वोपरि है। तो दिल्ली का कच्चा चिट्ठा आप लोग के सामने है और जनता ने जो फैसला देना था अपना दे दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है और इसके लिए दिल्ली में आने वाले समय में सरगर्मियां बढ़ेंगी, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, ये सब तिहाड़ की तरफ अग्रसर होंगे और बहुत जल्दी अच्छी अपडेट भी आएगी कि इन्होंने क्या और कैसे और कितने बड़े बड़े कांड अपने 10 सालों में किए हैं दिल्ली प्रदेश में। नमस्कार।